हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। स्पोर्ट ट्रेनिंग के जो घटक हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट ट्रेनिंग के 5 घटक होते हैं। 5 में सबसे पहले स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, दूसरा है सहन शक्ति इंडोरेंस, तीसरा है लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा है चाल स्पीड और पांचवा है समन्वय योग्यता कोऑर्डिनेशन। ये 5 आप लोग दिमाग में बैठा लो। इन पांचों को दिमाग में बैठा लो। स्पोर्ट ट्रेनिंग के जो घटक हैं कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, ये 5 शक्ति सहनशीलता लचीलापन चाल समन्वय योग्यता, स्ट्रेंथ एंडोरेंस फ्लेक्सिबिलिटी स्पीड कोऑर्डिनेशन। ये 4 दिमाग में बैठा लो इसे चारों को। आगे देखते हैं, इसी के बारे में ही जानते हैं आगे। शक्ति, सबसे पहला पॉइंट है शक्ति। 5 थे, 5 में सबसे पहला है शक्ति। अब शक्ति, हमें स्पोर्ट ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम स्पोर्ट ट्रेनिंग क्यों सीखें, इसका क्या महत्व है। जब हम स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में हमें बालकों को स्पोर्ट ट्रेनिंग के ही जरिए खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, रेस, फुटबॉल, शॉट पुट, रेस यानी सारी चीज़ें स्पोर्ट ट्रेनिंग से ही सिखाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, हम शक्ति को बालकों में विकसित करेंगे, बालक की जो शक्ति है उसको और डेवलप करेंगे, उसको और बढ़ाएंगे, उसकी जो कोऑर्डिनेशन क्षमता है उसे भी बढ़ाएंगे, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी क्षमता है उसे भी इंक्रीज करेंगे, ऐसे ही स्पीड को भी थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे। ये पांचों को हमें थोड़ा बहुत बढ़ाना होता है किसी भी खिलाड़ी बनाने के लिए। तो इसमें क्या है, तो इसलिए इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले शक्ति, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता ही शक्ति कहलाती है। प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता ही शक्ति कहलाती है। पेशी तथा पेशीय समूह की वह क्षमता जो प्रतिरोध अवरोध के विरुद्ध या उसके ऊपर से कार्य करने में मदद करती है या कार्य करने में सहायक होती है, उसी को स्ट्रेंथ कहते हैं। याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। पेशी या पेशी की वह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या उसके ऊपर से कार्य करने में सहायक हो, उसे हम शक्ति या स्ट्रेंथ कहेंगे। ठीक है। बैरो व मैगी के अनुसार संपूर्ण शरीर अथवा इनके किसी अंग द्वारा बल लगाने की क्षमता ही शक्ति कहलाती है। आगे देखते हैं, मैथ्यूज के अनुसार क्या है, मांसपेशी शक्ति वह बल है जो अधिकतम एक प्रयास के दौरान प्रतिरोध के विरुद्ध किसी एक मांसपेशी अथवा मांसपेशियों के समूह द्वारा कार्य करने की क्षमता है। ये इन्होंने ये बात कही है, इन्होंने शक्ति को परिभाषित किया है। तो इसलिए ये पॉइंट याद रखने हैं, शक्ति किसे कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा इंग्लिश वाला, स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। बस इतना याद कर लो, शक्ति आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अगली बात आती है, अब बात आती है शक्ति के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो शक्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्टैटिक स्ट्रेंथ, नंबर 2 डायनेमिक स्ट्रेंथ। सीधा सीधा लिखा है, स्टैटिक मतलब स्थिर शक्ति, स्थिर शक्ति, और डायनेमिक में क्या है, गतिशील शक्ति। याद कर लेना है, स्थिर शक्ति और गतिशील शक्ति। इसमें क्या, स्थिर शक्ति पहले देखते हैं, इसमें क्या होता है। स्टैटिक स्ट्रेंथ वह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में कार्य करती है। ठीक है, स्थिर अवस्था में कैसे, जैसे दीवार को धक्का मारना। दीवार को जो हम धक्का मारेंगे तो हमारी मांसपेशी स्थिर रहेंगी। मांसपेशी हाथ की जो है ऊपर भुजा की, हाथ जो ट्राइसेप बाइसेप मसल्स होती हैं वो कैसी होंगी, स्थिर रहेंगी। पेशियों में कोई हलचल नहीं, मांसपेशी में कोई हलचल नहीं दिखेगी आपको। लेकिन क्या होगा, जो मांसपेशी में तनाव जो होगा, जो मसल्स टोन जो होगा वो बना रहेगा, तनाव रहेगा, लेकिन कोई मांसपेशी में हलचल नहीं होगी। इसीलिए इसे गतिहीन शक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिहीन शक्ति। इसमें मांसपेशियों में कोई गति नहीं होती है।
ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। जैसे इसका एक उदाहरण है दीवार को धक्का मारना। दीवार को धक्का मारना, दीवार को धक्का मारेंगे तो हमारी मांसपेशियों में तनाव रहेगा, लेकिन मांसपेशियों में कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ेगी। हमें हलचल प्रत्यक्ष रूप से मांसपेशियों में नहीं देख सकते, इसलिए इस शक्ति को आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ कहा गया है, यानी कि गतिहीन शक्ति कहा गया है। इसमें गति नहीं होती है। कैसी होती है? स्थिर होती है। मांसपेशी स्थिर रहेंगी, लेकिन क्या होगा? मसल्स टोन, यानी कि मांसपेशियों में तनाव रहेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आया है स्टेट में पिछली बार। आइसोमेट्रिक कैसी होती है? स्थिर होती है। आइसोमेट्रिक कैसी होती है? स्टैटिक, स्थिर होती है। इसमें मांसपेशियों में कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ेगी। बस इतनी बात यहाँ समझ लो। इसके ठीक विपरीत ये होगी डायनेमिक। डायनेमिक कैसी होती है? गतिशील होती है। इसमें मांसपेशियों की हलचल दिखाई पड़ेगी। जैसे हम डंबल से पुनः हाथ से अभ्यास करते हैं, डंबल को ऊपर कंधे के पास ले जाते हैं, फिर डाउन करते हैं, नीचे करते हैं, फिर ऊपर करते हैं, फिर डाउन करते हैं, तो इसमें क्या होगी? हमारी जो मांसपेशी है, ऊपरी भुजा की मांसपेशी, यानी कि हमारी मांसपेशी जो होती है बाइसेप और ट्राइसेप, बाइसेप मांसपेशी घटेगी और ट्राइसेप्स मांसपेशी बढ़ेगी। जब डंबल को ऊपर ले जाएंगे तो हमारी बाइसेप ऊपर वाली मांसपेशी घट जाएगी, उस आकार उसका कम हो जाएगा, और नीचे वाली जो ट्राइसेप्स मसल्स है हाथ की, वो कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऊपरी भुजा की मांसपेशी होती है जी, ट्राइसेप्स और बाइसेप दोनों, ठीक है। तो इसमें क्या होगी? इसमें मांसपेशी की गति जो है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी, और इस वाले में मांसपेशी गति नहीं दिखाई देगी, लेकिन मसल टोन बना रहेगा इसमें। और जो ये वाली है डायनेमिक, ये है गतिशील शक्ति। किसी व्यक्ति वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता, गति के कारण, किसके कारण? गति के कारण, याद रखने, गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? डायनेमिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। वह क्षमता जो प्रतिरोध को हटाने का कार्य गति में करती है, यानी गति के साथ करती है, इसीलिए इसे गतिशील शक्ति कहते हैं। इसीलिए इसका नाम आइसोटोनिक है। क्या है? आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक कैसी? इसमें मांसपेशियों में हलचल नहीं होगी, ठीक है। आइसोटोनिक, इसमें मांसपेशियों में हलचल होगी। इसे कहते हैं गतिशील शक्ति, इसे कहते हैं गतिहीन शक्ति। बस इतनी की बात है, यहाँ पे ये समझ लो। ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से बच्चे सब गलत करके आते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट ट्रेनिंग, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब बात आती है जो ये डायनेमिक स्ट्रेंथ है, ये डायनेमिक स्ट्रेंथ है, ये वाला, ये डायनेमिक स्ट्रेंथ की भाग, इसका कोई भाग नहीं होता, ये केवल एक ही होती है। बस सिंपल सी सीधी बात है। जो डायनेमिक होती है, गतिशील शक्ति होती है, गतिशील के कुछ पार्ट हैं। गतिशील को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन से हैं? ये रहे, ये सब गतिशील के हैं, ठीक है। ये गतिशील के भाग हैं। नंबर 1 मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम शक्ति। इसकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, 90 से 100 होती है, याद कर लेना। अधिकतम शक्ति किसके अंतर्गत आएगी? डायनेमिक, यानी गतिशील शक्ति के अंतर्गत आएगी। गतिशील के पार्ट है ये तीनों। नंबर 2 है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, इसे बोलते हैं विस्फोटक शक्ति। नंबर 3 है स्ट्रेंथ इंडोरेंस, शक्ति सहनशीलता, याद कर लेने हैं तीनों। ये सब किसके हैं? डायनेमिक के हैं, गतिशील वाले के, ठीक है, याद कर लेना। अधिकतम शक्ति की इंटेंसिटी होती है 90 से 100, और विस्फोटक शक्ति की कितनी होती है? 70 से 80, और जो शक्ति सहनशीलता है इसकी 40 से 50 इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है। बात यहाँ समझ गए होगे। ये सारे डायनेमिक के भाग हैं, गतिशील शक्ति के भाग हैं, याद कर लेना। गतिशील को 3 भागों में बांटा गया है। शक्ति 2 प्रकार की थी, कौन कौन सी? स्टैटिक यानी कि स्थिर शक्ति, और दूसरी थी डायनेमिक यानी गतिशील शक्ति। वो जो स्थिर है उसका कोई भाग पार्ट नहीं है, और जो डायनेमिक है, डायनेमिक को 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग ये हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंडोरेंस। अगली स्लाइड में देखते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। जो 3 पार्ट थे डायनेमिक के, उसमें सबसे पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम शक्ति।
इसकी तीव्रता जो होती है 90 से 100 होती है, याद कर लेना। अब इसके बारे में देखेंगे, पेशियों की वह क्षमता जो किसी अधिकतम प्रतिरोध को, कितना अधिकतम शक्ति है तो अधिकतम प्रतिरोध होगा, अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने या अधिकतम प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है, ये किसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एक मांसपेशी खिंचाव, एक बार में अधिकतम अवरोध पार करना, जैसे वेट लिफ्टिंग, वजन को उठाना, वेट लिफ्टिंग, एकदम से एक बार में पूरा बल लगा देना, ठीक है, पूरा बल लगाना, पूरी शक्ति लगाकर ऊपर ले जाना, पूरी शक्ति लगाकर ऊपर ले जाना, तो यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण में देखो, बैड लिफ्टिंग शॉर्ट पुट जो थ्रो होता है, और डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रो है, लॉन्ग जंप में टेक ऑफ के दौरान, 100 मीटर दौड़ में स्टार्ट और एक्सेलेरेशन चढ़ के दौरान, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं, अधिकतम शक्ति यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतम शक्ति के आगे है दूसरा पॉइंट है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इसी का दूसरा पार्ट था, डायनेमिक स्ट्रेंथ में मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसे बोलते हैं विस्फोटक शक्ति। इसकी जो इंटेंसिटी होती है 70 से 80 होती है। इसे देखते हैं पेशियों की वह क्षमता जो तीव्र गति उच्च चाल के समय प्रतिरोध को हटाने या उसके विरुद्ध कार्य करती है, यानी कि अचानक श्रम कार्य में लगी पेशी शक्ति की योग्यता। इसको याद रखने ने एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, शक्ति और गति का समावेश होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार, शक्ति और गति का समावेश क्या कहलाएगा, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, यानी विस्फोटक शक्ति, ठीक है। विस्फोटक शक्ति क्या होती है, ये अचानक होती है, ठीक है, अचानक। इसमें क्या होता है, शक्ति और गति दोनों का समावेश होता है। जैसे क्या होता है, लॉन्ग जंप, जब लॉन्ग जंप पैदा कूदते हैं मान लो, तो उसमें क्या आते हैं, पहले तो टेक ऑफ बोर्ड भाग के आते हैं, रनवे पे भाग के आते हैं, फिर टेक ऑफ बोर्ड पे पैर रख के, और जब वो कूदते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, पहले गति में आते हैं। कैसे आते हैं, गति करते हुए भाग के आते हैं, फिर टेक ऑफ बोर्ड पे क्या लगाते हैं, पूरी पैर की शक्ति लगाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं। जब मान लो यहाँ टेक ऑफ बोर्ड है, यहाँ पे कूदना होता है, ये टेक ऑफ बोर्ड लगा है, ठीक है, ये रनवे पे आए, यहाँ से रनवे पे आए, यहाँ टेक ऑफ बोर्ड पैर रखा, यहाँ से पूरी क्षमता लगा दी अपनी पूरी ताकत, तब यहाँ पे गिरते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये शक्ति और गति दोनों का समावेश होता है। इसी को कहते हैं विस्फोटक शक्ति, याद कर लेना, इसी को बोलते हैं विस्फोटक शक्ति। आगे देखते हैं, इसके जो उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। उदाहरण में है 100 मीटर स्टार्ट, बॉक्स जंप, स्टैंडिंग बोर्ड जंप, वर्टिकल जंप, सेस्टल जंप, प्लायोमेट्रिक जंप प्रमुख, यानी कि प्लायोमेट्रिक इसमें प्रमुख जंप है। उसके बाद और देखते हैं लॉन्ग जंप भी है, और इसमें हाई जंप भी है। ये सारे इसके उदाहरण हैं, किसके, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, यानी कि विस्फोटक शक्ति के। याद कर लेना, विस्फोटक शक्ति इंपॉर्टेंट रहेगी, पूछेगा वह कौन सी क्षमता है जिसमें गति और शक्ति दोनों का समावेश होता है, तो क्या है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में गति और शक्ति दोनों होती हैं, याद कर लेना से इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। अगला देखते हैं, इसी का तीसरा है, डायनेमिक का तीसरा है शक्ति सहनशीलता। शक्ति सहनशीलता क्या होती है, तीसरा पॉइंट है शक्ति सहनशीलता। शक्ति सहनशीलता में लंबे समय तक थकान की स्थिति में, क्या है, थकान की स्थिति में, लंबे समय तक थकान की स्थिति में अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता, ये क्या कहलाती है, शक्ति सहनशीलता। याद कर लेना इसे। इसमें क्या होता है, इसमें शक्ति और सहनशीलता का समावेश होता है। शक्ति और सहन इंटेंसिटी इसकी 40 से 50 होती है। इसमें लंबी अवधि तक की जाने वाली क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे लंबी दौड़, तैराकी, पोल वॉल्ट, सिटअप, पुलअप, ये सारी शक्ति सहनशीलता के अंतर्गत आएंगी। तो सहनशीलता क्या होती है, थकान की स्थिति, लंबे समय तक थकान की स्थिति में अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता कहलाती है शक्ति सहनशीलता। याद कर लेना यहाँ पे। अगली बात आती है यहाँ पे प्लायोमेट्रिक जंप। इसे हम अलग से पढ़ते हैं, ये विस्फोटक शक्ति का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके बारे में जानते हैं, प्लायोमेट्रिक क्या होता है।
प्लायोमेट्रिक जो जंप होती है इसमें हेडल जंप, वन लेग जंप, बोथ लेग जंप, जंप, टंग जंप, बॉडी जंप, बॉक्स जंप। इसमें बॉक्स जंप जो होती है इसके बारे में जानते हैं। इसमें पेशी एवं पेशियाँ प्रतिरोध के विरुद्ध संकुचित होने से पहले अधिक फैलती हैं। इसके विकास के लिए विभिन्न ऊंचाई के बॉक्स बेंच का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बॉक्स होता है 42 इंच का। 42 इंच का होता है। कोई बालक यहाँ खड़ा है तो यहाँ खड़ा होगा, जब वो बेंच इसके ऊपर यहाँ पे कूदेगा, यहाँ पे जब वो कूदेगा ऊपर तो क्या करेगा, पहले वो अपनी मांसपेशी कांटेक्ट यानी संकुचित करेगा, यानी कि नीचे थोड़ा झुकेगा, उसके बाद ऊपर कूदेगा। बात समझ गए, यहीं पे दिया संकुचित, ठीक है, विरुद्ध संकुचित होने से पहले अधिक फैलती हैं। तो संकुचित होने से पहले अधिक फैलती, फिर वहाँ पे कूदेगा, फिर वहाँ से फिर वापस नीचे आएगा, नीचे से फिर ऊपर कूदेगा। ऐसे करके ये प्लायोमेट्रिक जंप की जाती है, ठीक है। जैसे अपने लोग घर में देखे तो जीने की सीढ़ी होती है, वहाँ पे आराम से कर सकते हैं, एक सीढ़ी छोड़ के कूदो, आराम से कूदो, फिर वापस नीचे आओ, फिर कूदो, फिर नीचे आओ, यूँ करना होता है। ऐसे ही वहाँ पे बॉक्स बना के रखा जाता है, उस पर ही बालक कूदते हैं, ठीक है। बॉक्स की ऊंचाई 40 से 120, ये बालक के हाइट वेट उनकी क्षमता के अनुसार उसकी बॉक्स की हाइट बढ़ा दी जाती है, घटा दी जाती है। अच्छा, जंप पंजों पर ना कि एड़ियों पर, जंप पंजों से की जाती है ना कि एड़ी से, ठीक है। ये होगी प्लायोमेट्रिक, इसकी अलग से पढ़ते हैं, इसे देख लेते हैं प्लायोमेट्रिक को। अब बात आती है हाउ टू डेवलप स्ट्रेंथ, शक्ति को विकसित करने की विधियाँ। अब हम बालकों में इसे हम विकसित करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, याद कर लेना इसे। विधियाँ कैसे, नंबर 1 आइसोटोनिक। आइसोटोनिक की जो खोज लिडोने ने की थी, कब की थी, 1953 में इसे की थी, और 1954 इसे याद रखना, आइसोमेट्रिक को। आइसोटोनिक कैसी होती है, गतिशील शक्ति होती है। आइसोमेट्रिक कैसी होती है, गतिहीन होती है। इसका है उदाहरण दीवार को धक्का मारना, ये देखो दिया भी है, जैसे दीवार को धक्का मारना, याद कर लेना। आइसोमेट्रिक, मैट्रिक माने धक्का मारना, ठीक है। आइसोमेट्रिक मतलब संकुचन, तनाव बना रहेगा मांसपेशी में, और मांसपेशी का यानी कि मांसपेशी हिलती डुलती नहीं है, यानी कि मांसपेशी ना घटती है ना बढ़ती है, मसल्स पे टोन तनाव रहता है, इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक। और इसमें क्या है, इसमें मांसपेशी की लंबाई घटती बढ़ती है, प्रत्यक्ष रूप से हम उसे देख सकते हैं कि मांसपेशी घट बढ़ रही है, उसे बोलते हैं आइसोटोनिक। और आइसोकाइनेटिक ये मशीनों द्वारा जो व्यायाम किए जाते हैं उसमें प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो आइसोटोनिक लिडोने ने 1953 में इसका आविष्कार किया था, और आइसोमेट्रिक का हेटिंगर व मुलर ने किया था 1954 में, एक साल बाद किया था। उसके बाद आइसोकाइनेटिक की बात करें, जेम्स पेरेन ने किया था 1968 सन में इसका आविष्कार किया था। अब क्या है, आइसोटोनिक के बारे में जानते हैं। आइसोटोनिक में क्या होता है, सेम तनाव रहेगा, पेशी छोटी बड़ी होती है, देखिए घट बढ़ रही है, छोटी बड़ी आइसोटोनिक में, और गतियाँ प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, गतियाँ प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं मांसपेशी में। उदाहरण इसमें कैलिस्थेनिक व्यायाम होते हैं, एक ही स्थान पर दौड़ना, भार प्रशिक्षण, और मेडिसिन बॉल थ्रो इसका उदाहरण है। याद रख लेना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आइसोटोनिक में केवल ये समझिए कि गतिशील होती है, इसमें गति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है, मांसपेशी में जो गति होगी वो दिखाई पड़ेगी। और आइसोमेट्रिक में इसका सीधा अपोजिट है। आइसोमेट्रिक सेम लंबाई सेम रहेगी, प्रत्यक्ष कोई गति नहीं दिखाई देगी, ना होगी, कार्य होता दिखेगा नहीं, ठीक है। पेशी की लंबाई जो है सेम रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दीवार को धक्का मारो तो तनाव रहेगा मांसपेशियों में, लेकिन मांसपेशी की लंबाई घटी बढ़ेगी नहीं, और ना ही मांसपेशी की लंबाई घटती बढ़ती दिखाई देगी। लगातार करने से क्या होता है, तापमान, लगातार करने से तापमान बढ़ेगा, लगातार करने से तापमान बढ़ेगा, ठीक है, लगातार करने से तापमान बढ़ जाएगा। आगे देखेंगे इसे।
उसके बाद तीसरा पॉइंट है आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक जेम्स पैरन ने की थी 1968 में। सेम गति होगी, ठीक है, मशीनों की सहायता से की जाती है। पानी वाले खेलों में ज़्यादा उसका प्रयोग होता है, जैसे रोइंग, नाव खेना और तैरना आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। बस यहीं से इसका समापन हो गया। इम्पोर्टेंट रहेगा, इसे देख लेना, बहुत अच्छा है। यहाँ से आपको हर परीक्षा में क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे एलटी हो, बिहार राजस्थान हो, हर उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। हर पेपर में आपको देखने को उससे क्वेश्चन मिलेगा। ओके, थैंक यू।